जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे उस खतरे की जो लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। क्या लॉकडाउन लगने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोरोना के केसेस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई में कोरोना विस्फोट हुआ है। दिल्ली में 10,000 तो मुंबई में 15,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले कुछ दिनों में आने वाले आंकड़े डरा रहे हैं और रोजाना नए केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश के कुछ हिस्सों में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सबसे ज्यादा चिंता तो दिल्ली और मुंबई को लेकर है। दोनों शहरों में रोजाना मिलने वाले संक्रमितों का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बुधवार को भी यही हाल रहे। बुधवार को दिल्ली में 10,665 नए केस, मुंबई में 15,166 नए केस, पहले बात मुंबई की कर लेते हैं, जहां कोरोना इमरजेंसी जैसे हालात होते जा रहे हैं। रोजाना बढ़ते मामले देश की आर्थिक राजधानी को अपनी चपेट में ले रहे हैं। मुंबई में अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। बुधवार को मुंबई में 15,166 नए केस आए। 3 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र और मुंबई में फिर से ओमाइक्रॉन और कोविड-19 की केसेस की गति बढ़ती जा रही है। कल जहां 10,000 केसेस रिपोर्ट किए गए थे मुंबई में, वहीं अब जो है 15,000 का आंकड़ा आज मुंबई में पार हो चुका है। इसके पहले हमने देखा था कि टास्क फोर्स मेंबर्स ने खुद ये सूचना दी थी कि आज 15,000 का आंकड़ा पार होगा, जिसके चलते आज सुबह एक टास्क फोर्स की मीटिंग की गई थी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार, हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे के साथ, जहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि शायद एक रेस्ट्रिक्शंस लागू किए जाए। आज रात तक हम देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, जहाँ तक कि 50% जो कैपेसिटी है उसमें पब्लिक और प्राइवेट प्लेसेस में अलाउ किया जाएगा। यहाँ तक कि वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटी जो है ऑफिसेज में कंपलसरी किया जाएगा। इसी के चलते ये रेस्ट्रिक्शंस जो है, क्योंकि केसेस की गति तेजी से बढ़ रही है मुंबई में, उसी के चलते यहाँ तक कि ये सूचना भी दी गई है लोगों को कि जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं वो मेडिकल हेल्प सीख करे। अब ये सब केसेस के चलते हमने देखा है कि एक बूस्टर डोज और जो टीनेजर्स के लिए डोज है उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जहाँ पे गति से मुंबई में टीनेजर्स को वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। उसी के अलावा हमने ये भी देखा है कि जो कोडिलिया क्रूज मुंबई में वापस आई है, जहाँ 66 पेशेंट्स पॉजिटिव पाए गए थे गोवा में, वहीं पे आज बीएमसी का ये कहना है कि शायद 100 से ज़्यादा केसेस और पॉजिटिव होंगे कोडिलिया क्रूज में, और अभी भी जांच चल रही है। जो कोडिलिया क्रूज अभी भी हार्बर पे लगी हुई है और उसी के चलते कल शायद और केसेस पॉजिटिव आ सकते हैं। इसके चलते हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई में कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, और ये संक्रमण जो इसके पहले सेकेंड वेव में था, जहाँ पे 11,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, उससे ज़्यादा अब केसेस ऑलरेडी पार कर चुका है मुंबई ये थर्ड वेव में। ये पिछले साल 4 अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा केस हैं। मुंबई के साथ अगर महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो बुधवार को महाराष्ट्र में 26,538 नए केस सामने आए हैं। 8 लोगों की मौत हो गई है। 144 लोगों में ओमाइक्रॉन की पुष्टि हुई है। हालात दिल्ली शहर के भी अच्छे नहीं हैं। देश की राजधानी में एक ही दिन के अंदर रोजाना नए केस की संख्या करीब दुगनी हो गई है। दिल्ली में बुधवार को 10,665 नए केस सामने आए। 8 लोगों की मौत हो गई पिछले 24 घंटे में। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 11.88% हो गया है। दिल्ली में येलो अलर्ट, नाइट कर्फ्यू के साथ ही वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है। अब दिल्ली सरकार ने राज्य सरकार के सभी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों को मेडिकल लीव यानी चिकित्सा अवकाश को छोड़कर दी गई सभी छुट्टियों को रद्द करने का निर्देश दिया है। अगले आदेश तक चिकित्सा अवकाश को छोड़कर कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी और न ही शहर छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर की बात की जा रही है। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो है वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले में। दिल्ली में फिलहाल मेट्रो और बसों में पूरी क्षमता के साथ सवारी की इजाजत दी जा चुकी है, क्योंकि ये देखा गया था कि स्टेशनों पर बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी थी।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 54 से 81 केस दर्ज किए गए हैं कोरोना के और 3 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली सरकार और डीडीएमए ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन मेट्रो को लेकर एक बड़ी छूट दी गई है। देखिए आप लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे यहाँ पिछले 3, 4, 5 दिनों में लंबी कतार देखी जा सकती थी, लेकिन आज जो है वो स्थिति एकदम सामान्य है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और इसकी वजह ये है कि दिल्ली मेट्रो ने अब 100% सीट पर यात्रा की अनुमति दे दी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि मेट्रो के बाहर लगने वाली भीड़ कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती थी और इसलिए ये छूट दी गई है। तो ये जो आज से ये कर दिया गया है कि सभी सीटों पर यात्री सफ़र कर पाएंगे, जो 50% वाली बात थी वो भी खत्म हो गई। पहले से ही था, इसमें कोई था नहीं। अंदर मेट्रो सिर्फ बाहर लाइनों के लिए थी, भीड़ बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए हम फॉलो कर रहे हैं। अंदर चेक करते तो पूरी नॉर्मल भीड़, तो कोई ऐसे चेंज नहीं था अंदर। अभी क्या है कि अभी इन्होंने भीड़ खत्म कर दी है, क्योंकि 2 दिन पहले बहुत भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे। आने जाने के लिए बहुत मतलब जो मुसाफिर है उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। दिल्ली, मुंबई ही नहीं, देश के बाकी हिस्सों में भी कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। जगह जगह टेस्टिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच जम्मू रेलवे स्टेशन में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है और बाहर से आने वाले लगभग हर यात्री की कोरोना टेस्टिंग यहां पर की जा रही है। अभी एक ट्रेन जो है वो आई है और उसके बाद आप देखेंगे कि लोग यहां पर कतारों पे लग गए हैं अपना नाम यहां पर रजिस्टर करवाने के लिए और उसके बाद यहां पर जो रैपिड टेस्टिंग है वो की जाएगी। उसके बाद इन्हें कुछ देर तक इंतज़ार करना होगा जब तक इनकी कोविड की रिपोर्ट आएगी और अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ये रेलवे स्टेशन से बाहर जा सकते हैं। अगर कोविड का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है तो इन्हें जो मैंडेटरी क्वारंटीन है वहां पर भेज दिया जाएगा। 6 टेस्टिंग सेंटर्स जो हैं, टेस्टिंग बूथ यहां पर स्थापित किए गए हैं लगातार, ताकि टेस्टिंग जो है वो हो सके, क्योंकि जैसे ही एक ट्रेन आती है 500 से 1000 आदमी एकाएक यहाँ पर रश पड़ जाता है और उस समय ज़्यादा समय ना लगे उसके लिए 6 बूथ जो हैं टेस्टिंग के लिए बनाए गए हैं ताकि सुचारू रूप से टेस्टिंग की जा सके। देश में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के आने के बाद कोरोना की रफ्तार अचानक कई गुना बढ़ गई है। देश में 29 दिसंबर को रोजाना करीब 9000 नए मरीज मिल रहे थे, तो यही आंकड़ा 8 दिन बाद यानी बुधवार को 58,000 के आंकड़े को पार कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 2000 से ज्यादा कोरोना के मरीज बीते 24 घंटे में सामने आए हैं और अगर नोएडा की बात करें तो सबसे ज्यादा 511 केसेस सामने आए हैं। गाजियाबाद में 255, लखनऊ में 288 केस, वाराणसी में 97, कानपुर में 65 नए मामले सामने आए। यूपी में कोरोना के कुल एक्टिव केस की बात करें तो 5158 है, यानी कि यूपी में भी कोरोना के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में यूपी में 2000 से ज्यादा यानी कि 2038 नए केस सामने आए हैं बीते 24 घंटे में और नोएडा में सबसे ज्यादा 511 नए केस सामने आए हैं। और इधर पंजाब में फिरोजपुर के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगती है। 15 से 20 मिनट तक उनका काफिला सड़क पर ही रहता है। प्रदर्शनकारी भी उस सड़क के नजदीक पहुंच जाते हैं और लगभग 5 घंटे बाद मुख्यमंत्री चन्नी अपनी सफाई पेश करते हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये जो हुआ है इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। करीब 20 मिनट तक रुका रहा पीएम का काफिला। पीएम के रास्ते में आए प्रदर्शनकारी, सुरक्षा में सेंध या बहुत बड़ी साजिश। ये वो तस्वीरें हैं जो पहले कभी नहीं दिखी। इन तस्वीरों को देख पूरा देश हैरान है। पंजाब में पीएम मोदी के काफिले के सामने प्रदर्शनकारी पहुंच गए। पीएम का काफिला रुक गया। करीब 20 मिनट तक पीएम एक ही जगह खड़े रहे। ये तस्वीरें आने के बाद सवाल पूरे देश में हड़कंप मच गया है।
फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली थी। कई विकास परियोजनाओं की नींव रखने वाले थे, लेकिन वो वहां पहुंच ही नहीं पाए। इससे पहले पीएम को हुसैनीवाला शहीद स्मारक भी जाना था, लेकिन वो वहां भी नहीं जा पाए क्योंकि उनके रास्ते में प्रदर्शनकारी आ गए। रास्ता रोक दिया गया। पीएम का काफिला सुरक्षा में सेंध के कारण करीब 20 मिनट तक बीच सड़क पर खड़ा रहा। दरअसल खराब मौसम के कारण पीएम ने हेलीकॉप्टर की जगह सड़क मार्ग से हुसैनीवाला का दौरा करने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन रास्ते में प्रदर्शनकारियों के विरोध के बाद पीएम मोदी ने वापस लौटने का फैसला किया। ये घटना कितनी गंभीर थी, इसे इस बात से समझिए कि जब पीएम भटिंडा एयरपोर्ट वापस पहुंचे तो उन्हें इस बारे में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को संदेश भिजवाया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पीएम ने एयरपोर्ट अधिकारियों से बात की। पीएम ने एयरपोर्ट अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। ये पूरी घटना दोपहर करीब 1 बजे हुई। इसके करीब 5 घंटे बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सफाई देने लगे। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। ये कहा गया कि पीएम के रास्ते की सुरक्षा के बीच 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, लेकिन उनकी तैनाती कैसी थी, इसका एक वीडियो सामने आया है। इसे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया है। इसमें पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीते दिख रहे हैं। ये मामला बेहद गंभीर है। पीएम की जान को खतरा हो सकता था। इस मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने मांगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। पंजाब में सुरक्षा में सेंध के मामले में गृह मंत्रालय ने पूरी रिपोर्ट मांगी है। पीएम की यात्रा में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं और मामले में जवाबदेही तय होगी। शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आज पंजाब में कांग्रेस ने जो किया वो सिर्फ एक ट्रेलर है कि कैसे ये पार्टी सोचती और काम करती है। लगातार जनता के हाथों अस्वीकार होने के बाद ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो किया है उसके लिए पार्टी के बड़े अधिकारियों को देश से माफी मांगनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये किस तरीके की राजनीति है? क्योंकि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी राज्य के नहीं है बल्कि पूरे देश के हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरीके की चूक होना अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है कि कैसे वो प्रदर्शनकारी उस सड़क पर पहुंच गए जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरने वाला था। कैसे उस सड़क पर वो ट्रैक्टर्स पहुंच गए? इस तरीके के कई सवाल हैं जिनका जवाब पूरा देश मांग रहा है। इस चूक का जिम्मेदार कौन है? सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई? क्या राजनीति के चलते अब पीएम के पद का भी ख्याल नहीं रखा जाएगा? ये कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। स्थानीय पुलिस पर सवाल हैं, पंजाब सरकार पर सवाल हैं। पीएम सुबह भटिंडा पहुंचे थे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए हुसैनीवाला जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते फैसला लिया गया कि सड़क मार्ग से जाएंगे। इसमें करीब 2 घंटे लगते, क्योंकि पीएम का काफिला था तो सुरक्षा चाक चौबंद होनी थी। बताया जा रहा है कि इसके बारे में पंजाब पुलिस के डीजीपी को बताकर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की रजामंदी ली गई, लेकिन फिर भी ये घटना हो गई। कैसे? सवाल तो उठेंगे ही। सुरक्षा में सेंध पर सवाल, प्रदर्शनकारियों को कैसे इसकी जानकारी मिली? पुलिस ने इंतजाम पूरे क्यों नहीं किए? सीएम चन्नी ने फोन तक क्यों नहीं उठाया? क्या जानबूझकर रैली रोकने की कोशिश की गई? रास्ते में ट्रैक्टर कहां से आ गए? सुरक्षा में चूक हुई और ये गंभीर हो सकती थी। जब हमने पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह से बात की तो उन्होंने माना कि हाँ, सुरक्षा में चूक हुई।
देखिए, एक बात तो मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जब रूट लगा उसके साथ ऑल्टरनेटिव रूट भी लगना चाहिए था, और होता भी ऐसा है कि वीवीआईपी का रूट के साथ एक ऑल्टरनेटिव रूट भी लगता है। आप पूरे वो लगा नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको वहाँ कोई दिखाई पड़ा था, इमीडिएटली शिफ्ट करके दूसरे जो रास्ते से उनको लेकर जाना चाहिए। तो सर क्यों नहीं लगा? मैं मानता हूँ कि सिक्योरिटी लैप्स है और ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। पीएम मोदी करीब 2 साल बाद पंजाब में थे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा था कि पीएम मोदी पंजाब को कई बड़ी सौगात देते, लेकिन फिलहाल सुरक्षा में इस बड़ी सेंध के चलते ये नहीं हुआ। रास्ते में सुरक्षा का काम स्थानीय पुलिस का होता है। कम से कम 10 मिनट पहले रास्ता पूरी तरह सील कर दिया जाता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, वो भी तब जब काफिला खुद पीएम का था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएम की सुरक्षा में सेंध क्या लगी? आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सोची समझी साजिश है और सीधे सीधे कांग्रेस सरकार पर बीजेपी आरोप लगा रही है, और इधर कांग्रेस की तरफ से भी बेतुकी बयानबाजी शुरू हो गई है। किसने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेंध क्या लगी? सवालों की बौछार होने लगी। आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। पूरे देश में बहस छिड़ गई कि सेंध लगी तो लगी कैसे, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर पंजाब सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए और ट्वीट कर लिखा, पीएम की सुरक्षा में सेंध पुलिस और प्रदर्शनकारियों की मिलीभगत है। पंजाब में हार के डर से कांग्रेस सरकार ने पीएम के कार्यक्रम को विफल करने की हर संभव कोशिश की। सुरक्षा में चूक बेहद चिंताजनक है और प्रदर्शनकारियों को रूट तक जाने दिया गया। इतना ही नहीं, जब पीएम ने सीएम को फोन किया तो सीएम ने पीएम का फोन तक नहीं उठाया, जबकि डीजीपी ने सुरक्षा का भरोसा दिया था कि रास्ता साफ है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार पर बीजेपी हमलावर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे अक्षम्य अपराध बताया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है और देश की जनता कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। यह आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चन्नी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, कांग्रेस का खूनी इरादा नाकाम हुआ और सुरक्षा में चूक कांग्रेस की पीएम के खिलाफ नफरत दिखाती है। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की? इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। सवालों से घिरी पंजाब की कांग्रेस सरकार अब बचाव में बयानबाजी कर रही है। पंजाब सरकार के प्रवक्ता राजकुमार वेरका ने कहा, पीएम की सुरक्षा में चूक का आरोप बेबुनियाद है और फ्लॉप रैली के चलते सुरक्षा में सेंध के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे ऊपर जो इल्जाम है वो बेबुनियाद हैं। असल में क्या था कि बीजेपी से लोग इकट्ठे नहीं हुए थे और वहाँ पे फ्लॉप शो था। फ्लॉप शो में कोई जाना नहीं चाह रहा था और प्रधानमंत्री जी को पता चला कि वहाँ बंदे नहीं इकट्ठे हुए, प्रधानमंत्री जी वापस चले गए और ठीक करा पंजाब सरकार के सर पे फोड़ रहे हैं। वेरका के सवालों का जवाब देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मीनाक्षी लेखी ने पंजाब सरकार को निकम्मा बताते हुए कहा कि पीएम का रूट बदला नहीं गया बल्कि ब्लॉक कर दिया गया था।
प्रधानमंत्री के रूट पर इस तरीके की हरकत होना, तो मतलब राज्य सरकार बिल्कुल ही निकम्मी है या हिस्सेदार है इस काम में। जब प्रधानमंत्री जी वहाँ से चले तो रास्ते के अंदर इन्होंने प्रधानमंत्री जी की गाड़ी 15 किलोमीटर जो रैली स्थल है उससे पहले ही रुकवा के वापस भेजी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूरी घटना के पीछे कांग्रेस का हाथ बताते हुए पंजाब को बदनाम करने की साजिश बताया। पंजाब के अंदर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी की रैली के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, बहुत बड़ी सेंध लगी, ये कोई अचानक नहीं हुआ। मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर आज कहने जा रहा हूं, कांग्रेस एक डिजाइन्ड कॉन्स्पिरेसी के तरीके से, एक डिजाइन मॉडल के तरीके से हमें पूरी दुनिया में बदनाम करती आई और करना चाहती है। बीजेपी के निशाने पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हैं। उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। पीएम बठिंडा एयरपोर्ट पर आए और मौसम की खराबी के कारण बाई रोड उन्होंने शहीदों की समाधि पर पुष्पांजलि करने के लिए सड़क मार्ग को चुना, लेकिन पंजाब सरकार ने बीच रास्ते में ही हाथ खड़े कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो पीएम वापस गए हैं। इसी से पता चलता है ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। बीजेपी के आरोपों के बीच यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी हाउस द जोश। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेंध एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब पंजाब सरकार को देना होगा। इसके पीछे क्या सियासत थी और क्या साजिश थी, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।